स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में आशूबे चश्म वबाई शक्ल इख्तियार कर गया। आशूबे चश्म के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा होने लगा। सरकारी और निजी अस्पतालों में आशूबे चश्म के मुतादिद मरीजों का रश, लेकिन मेडिकल स्टोर्स पर आंखों के ड्रॉप्स की किल्लत ने मरीजों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। ड्रॉप्स की किल्लत के बायस कीमतों में भी इजाफा हो गया। बात करेंगे राबेल अशरफ से। राबेल, बताइएगा। कायद में आंखों का वायरल इन्फेक्शन जारी है और वायरल इन्फेक्शन जारी है, तो ऐसे में ड्रॉप्स की जो है शदीद वो होती है कि नीड्स होती है कि लोग जो है मेडिकल स्टोर्स का रुख करते हैं और ड्रॉप्स खरीदते हैं। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि मेडिकल स्टोर्स पर जो है आई ड्रॉप्स की शदीद किल्लत हो गई है। हमारे साथ फार्मासिस्ट मौजूद है, इन्हीं से मजीद जान लेते हैं कि भाई हमें ये बता दें कि क्या कहते हैं आई ड्रॉप से आजकल वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला है, तो आई ड्रॉप्स की क्या सूरत हाल है, किल्लत है या नहीं? जी बिल्कुल किल्लत हुई हुई है। बेटनेसोल ड्रॉप्स वगैरह, पॉलीफेक्स आई ऑइंटमेंट वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा, और जो कॉमन ड्रॉप्स हैं वो भी ज़्यादा शॉर्ट हो गई हैं, नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। मुझे बताइए कि हम देखते हैं जब भी कोई ऐसी बीमारी आती है ना, तो चीज़ों की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है, ड्रॉप्स की कीमतों में भी ऑब्वियसली इजाफा हो गया। जी बिल्कुल पॉलीफेक्स आई ऑइंटमेंट जिसके पास है वो 30-40 रुपये का ऑइंटमेंट है और 100 रुपये का सेल कर रहा है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना है, हमारे इसमें ये देखा तो यही जाता है कि अगर जो भी चीज़ चल रही होती है, कोई भी बीमारी आ जाती है, तो उसकी जो कीमतें होती है, दवाएं होती हैं, वो उसमें जो है वो इजाफा कर दिया जाता है। इसी तरह आई ड्रॉप्स है, क्योंकि आजकल वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला है, जिसकी वजह से आई ड्रॉप्स की जो कीमत है वो अगर वो 20-40 रुपये का आई ड्रॉप था, तो वो आज जो वो है वायरल इन्फेक्शन के फैलने की वजह से वो 100 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है दुकानदारों के साथ के कहने के मुताबिक, और साथ साथ आई ड्रॉप्स किल्लत भी हो गई है। जी बहुत शुक्रिया राबेल, आपने हमें अपडेट किया है। कराची में आशूबे चश्म वबाई शक्ल इख्तियार कर गया है। आशूबे चश्म के मरीजों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। सरकारी और निजी अस्पतालों में आशूबे चश्म के मुतादिद मरीजों का रश लग गया है। जबकि मेडिकल स्टोर्स की बात करें तो वहाँ पर आंखों के ड्रॉप्स की किल्लत ने मरीजों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। बात करने के लिए नायब सदर होलसेल मेडिसिन मार्केट एसोसिएशन आमिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मलिक साहब, बताइएगा, आशूबे चश्म के ड्रॉप्स की मार्केट में किल्लत है, क्या वजह है? जनाब, इसके लिए जो वजह जो है ना, वो इस वक्त कंपनियां माल नहीं दे रही है ना, आई ड्रॉप वगैरह, क्योंकि उनके पास कुछ रॉ मटेरियल की किल्लत आ गई है। सर ये बताइएगा कि ड्रॉप्स जो हैं वो एक ही किस्म के लोग लेना चाह रहे हैं, आप इस हवाले से थोड़ा सा गाइड करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि ड्रॉप्स डालने का फ़ायदा ही नहीं होता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ड्रॉप डालने का फायदा होता है कि आंखों में जो मतलब लाल या जो जलन वगैरह होती है वो उससे कम हो जाती हैं, लेकिन ये तमाम एक से दूसरे लोगों को लगती है। जैसा कि आपने देखा है, कराची शहर में ये वबा बहुत फैल चुकी है। अक्सर लोग काला चश्मा पहन के और ये सब करके ये फिर रहे होते हैं, तो ये एक दूसरे से वबा लग जाती है। अच्छा ये बताइएगा आमिर मलिक साहब, जिस तरह अभी आपने चश्मे की बात की है, तो डॉक्टर्स ये भी अब कह रहे हैं कि चश्मा पहनने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ये इन्फेक्शन जो है वो जरासीम की सूरत में हरकत करता है और ये सामने वाले को लग ही जाता है। जी, बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये सामने वाले को लग ही जाता है, लेकिन जब आंखों पे चश्मा होता है तो इसकी वजह से जरा कम लोगों को लगता है एक दूसरे, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप एक दूसरे की आइज देखेंगे तो वो एक दूसरे के आइज से ही जरासीम लग जाता है। जी अच्छा आमिर मलिक साहब, थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, ड्रॉप्स के अलावा भी कोई इसके जो है एहतियाती तदाबीर जो है वो इस्तेमाल की जा सकती हैं? नहीं, इसके लिए कि अपना क्या कहते हैं, घर से कम बाहर निकले और ठंडी जगह पे रहें। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा डॉक्टर आमिर मलिक साहब, और आपको बताते चलें कि आशूबे चश्म की बीमारी जो है वो तेज़ी से फैल रही है। इसके अलावा अब अभी आपको हम बताएं कि डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मिजाज चश्म डॉक्टर उज़्मा। डॉक्टर उज़्मा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, आशूबे चश्म के फैलने की क्या वजह है? बहुत शुक्रिया जी। आशूबे चश्म हमेशा जब भी ये बारिशों का मौसम खत्म हो रहा होता है, ये बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है डिजीज। तो आजकल वही टाइम है, हम स्प्रिंग की तरफ जा रहे हैं और ये बीमारी इसीलिए वबा फैली हुई है। ये बेसिकली वायरल इन्फेक्शन होता है जो एक दूसरे से लगता है टच करने से।
अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने जैसे बताया कि बारिशों में इसके फैलने का ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन हम अगर गुज़श्ता कुछ सालों में देखें तो आशूबे चश्म की बीमारी 10 से 15 साल पहले जब हम छोटे होते थे तब आई थी, उसके बाद नहीं आई, एकदम ये आई है और बहुत तेज़ी से फैली है। इसकी क्या वजह है? इस साल ये बहुत ज्यादा हो गई है। आती तो बीमारी हर साल है ये, लेकिन उसका रेशियो या परसेंटेज कम होती है। इस साल ये बहुत ज्यादा तेजी से फैली है। शायद बारिशें बहुत ज्यादा नहीं हुई, इसलिए जरासीम ज्यादा प्रेवलेंट हो गए हैं, एक ये वजह हो सकती है। लेकिन इस साल वाकई आप सही कह रहे हैं कि पहले की तरह बहुत तेजी से फैली है और ज्यादा लोग इससे अफेक्टेड हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब जी इस दफा जो है जी जी ये बताइएगा कि जैसे ही कोई बीमारी आती है, जैसे कोविड आया, डेंगू आया, मलेरिया आया, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा जो है गलत बातें भी फैलाई जाती हैं। जैसे कि अब ये भी कहा जा रहा है आशूबे चश्म कि अगर ये ज़्यादा दिन तक बीमारी रहे तो बंदा अंधेपन की तरफ भी जा सकता है। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है कि इससे अंधापन होगा, लेकिन हाँ जाहिर है एक इन्फेक्शन है और जो है इससे आपकी जो कुव्वत मदाफत जो है वो कम होती है, तो दूसरे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और फिर वो खराबी की तरफ ले जाते हैं। लेकिन हाँ ये मिसकंसेप्शन है कि अंधेपन की तरफ इससे नहीं जाता पेशेंट जी। अच्छा ये भी बताइएगा कि अगर घर में या दफातर में लोग इसका शिकार हैं तो जो शख्स इसका शिकार नहीं है वो पेश की एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार कर सकता है? जी, उसके लिए एहतियाती तदबीर यही होती हैं कि अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ हुआ है घर में या दोस्तों में या ऑफिस में किसी को, तो उस बंदे से थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए। उसमें सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आप उससे हाथ ना मिलाएं और जो आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं जैसे कि तौलिया का शेयर है वो अलग कर लीजिए, सेम तकिया ना शेयर करें, कप और ग्लास जो है वो, क्योंकि बेसिकली एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि एक दूसरे को देखने से ये बढ़ती है बीमारी या लगती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये किसी को छूने से या टच करने से जो बंदा इन्फेक्टेड है उसको छूने से फिर ये बीमारी जो है एक दूसरे के अंदर जाती है। मैम ये बताइएगा कि क्या ये हवा में भी ये जरासीम जो है वो ट्रैवल करता है? नहीं, हवा में नहीं करता, सरफेस पे होता है। जैसे किसी भी मरीज को ये बीमारी हुई भी है, उसने अपनी आंख में जो भी रतूबत या पानी आ रहा है उसको टच किया और किसी भी जगह को, जैसे टेबल है, कुर्सी है, उसको छू लिया, तो उससे क्या होगा कि वो जरासीम उस जगह पे, उस सरफेस पे रह जाएंगे और किसी नॉर्मल इंसान ने उसको टच किया तो फिर वो उसमें ट्रांसमिट हो जाते हैं। जी। अच्छा मैम ये बताइएगा कि जैसे सोशल मीडिया का दौर है, बहुत जल्दी जो है वो चीज़ें स्प्रेड होती हैं। आपको पता है जैसे सीजनल फ्लू आता है, टेम्परेचर आता है, इसी तरह अब जिससे ये आया है देसी टोटके बहुत ज़्यादा जो है मशहूर होना शुरू हो गए हैं। लोग कह रहे हैं कि आंखों पर बर्फ़ जो है वो उसकी टिकोर की जाए और इस तरीके के बहुत सारे जो देसी टोटके हैं वो किए जा रहे हैं। आप इस हवाले से थोड़ा अपडेट कीजिएगा। देखिए, हम हमेशा मना करते हैं कि आंख में जरा सा भी कोई मसला हो, चाहे लाली हो या दर्द हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको उसके लिए आंख के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये है कि हमारी आंख में जो भी मसला होता है उसके लिए हम पहले फार्मेसी में चले जाते हैं और सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से कोई भी दवा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और इससे मरीज को बचना चाहिए, खुद से दवा ना इस्तेमाल करें। बाकी जो घरेलू टोटकों की जहाँ तक बात है, जो हमारे पास मरीज आ रहे हैं आजकल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो कोई शहद का इस्तेमाल कर रहा है, कोई अर्के गुलाब का इस्तेमाल कर रहा है, ये भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये दूसरी बीमारियों की वजूहात बन जाती हैं। जी। अच्छा ये भी डॉक्टर उस्मा साहबा बताइएगा कि जैसे अगर किसी एक शख्स को ये बीमारी है उसके बाद पूरे घर को हो जाती है तो पूरा ख़ानदान एक ही किस्म के ड्रॉप्स इस्तेमाल कर रहा है, उसके बरक्स डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हर इंसान का मामला अलग होता है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हर एक को मुख्तलिफ मसाइल हैं। आँख के दो हिस्से होते हैं, एक सफ़ेद हिस्सा और एक काला हिस्सा। कुछ मरीजों के अंदर वो काला हिस्सा इन्वॉल्व है तो उसकी दवा फिर तब्दील हो जाती है, कुछ लोगों को वो मसला नहीं है तो उसमें दूसरी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, या किसी को बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा है आई में तो फिर उसके लिए डिफरेंट दवाइयाँ होती हैं।
तो उसके लिए हम कहते हैं कि पहले आइए, डॉक्टर को दिखाइए, वो आपको दवा तजवीज़ करेगा कि किसके लिए कौन सी बेहतर है। जी, और फिर बहुत- दूसरा जो घर में हो जाता है फैमिली में, तो वो एक दूसरे की दवा इस्तेमाल कर लेते हैं, जी। वो भी गलत है। जी, एक दूसरे की दवा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और देसी टोटकों से जो है वो परहेज़ करना चाहिए। माहिर अमराज चश्म डॉक्टर उज़मा हमारे साथ मौजूद थी। मैम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके अलावा नायब सदर होलसेल मेडिसिन मार्केट एसोसिएशन आमिर मलिक ने हमें अपडेट किया, वो भी हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजबात का हुजम 3 अरब से बढ़कर 6 अरब रुपए तक जा पहुंचा है, जिसके खिलाफ CBA मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट मैदान में आ गई है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमतों के क़याम के बाद विफाक हो या सूबा सिंध, तमाम जगह पर जो है वो इस्लाहात की बातें की जा रही हैं और इस सिलसिले में इक़दाम भी सामने आ रहे हैं। अफसरान तब्दील हो रहे हैं। बदउनवानियों के ख़ात्मे और बेकायदगियों के ख़ात्मे के लिए जो इंतज़ामिया है केयर टेकर गवर्नमेंट की, वो पुरज़म दिखाई देती है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन में भी जो है काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हल तलब हैं, लेकिन कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं CBA को, मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट को। इस हवाले से वो क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं CBA के चेयरमैन इरशाद खान, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, फरमाइएगा इस्लाहाती अमल जो है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में किस नहज पर पहुंचा हुआ है? देखें जी, सिर्फ ऐलान की हद तक है इस्लाहात, और अभी तक कोई जो है वो अमली काम जो है वो नज़र नहीं आया है। जब हमारे MD साहब इस्लाहात के नाम पे दुकान लगा रहे थे तो उस वक्त जो है 3 अरब रुपए मुलाजमीन के वाजिबात थे, आज वो बढ़कर 5.25 अरब रुपए हो गए। अच्छा जी, पूरी कराची में एक शोर मचाया जा रहा है कि सिस्टम के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है, सिस्टम को जो है वो तबाह बर्बाद किया जाएगा, सिस्टम वालों को गिरफ़्तार किया जाएगा। हम कह रहे हैं कि वाटर बोर्ड में आज भी सिस्टम जारी है, सिस्टम चलाने वाले लोग मौजूद हैं। MD साहब जो है वो यरगमाल बने हुए हैं, उस सिस्टम चलाने वाले लोगों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उनकी पोस्टिंग नहीं कर सकते, उनको अपनी सीटों से हटा नहीं सकते। तो हमें शक व शुबात बढ़ रहे हैं कि या तो MD साहब मुलव्विस हैं। ये मुझे बताइएगा कि ये वाजिबात जो आप बता रहे हैं रिटायर मुलाजमीन के, ये किस मद में हैं और क्या वजह है कि इनकी अदायगियों में ताख़ीर हो रही है, जबकि बड़े पैमाने पर फंडिंग भी हुई है कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को? जो 2018 और 17 के मुलाजमीन हैं, आज तक वो अपने वाजिबात के लिए जो परेशान है, वो इसलिए परेशान है कि जाहिर सी बात है सिस्टम चल रहा था। अब सुनने में आ रहा है कि जी सिस्टम के ख़िलाफ़ ऑपरेशन, लेकिन हम ये कहते हैं कि शायद ये भी ऐलानात की हद तक है। कोई सिस्टम के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिस्टम आज भी मौजूद है और चल रहा है वाटर बोर्ड में। कौन करेगा? अगर आप चाहते हैं कि वाटर बोर्ड में बेहतरी आए तो उसके लिए जो है अच्छे अफसरान को तैनात करना होगा और MD साहब को एक्शन लेना होगा। बिल्कुल, मुतालबा ये किया जा रहा है CBA की जानिब से कि वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन में फ़ौरी तौर पर अहल अफसरान को तैनात किया जाए। बरसा बरस से तैनात जो अफसरान हैं वो मुबैना तौर पर सिस्टम का हिस्सा हैं, उनको फ़ारिग किया जाए, नए और अहल अफसरान लाए जाएँ ताकि न सिर्फ शहर के जो फराहमी और निकासी आपके मसाइल हैं वो हल किए जा सकें, बल्कि जो मुलाजमीन हैं, रिटायर्ड मुलाजमीन ख़ास तौर पर, उनकी वाजिबात को अदायगी बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने हमें अपडेट किया। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर से बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर मिसार अमोनी ने मुलाकात की है, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात और सैलाब के बाद ज़राअत की बहाली पर गुफ्तगू की गई है। मुलाकात में पुरानी इमारतों की बहाली और सैलाब के बाद तालीमी सरगर्मियों की बहाली पर तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ज़राअत की बहाली पर काम कर रही है। बारिशों में मुतासर होने वाले स्कूलों की इमारतों की तामीर नौ करने का मंसूबा है। सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बेहतरीन काम किया है। मुर्गी के बाद मुर्गी के अंडों की बात कर लेते हैं। शहर में महंगाई का राज बरकरार है। मुर्गी सस्ती होने लगी, जबकि अंडों की कीमत में 10 रुपये का इजाफा हुआ है। इजाफे के बाद 300 रुपये फ़ी दर्जन तक पहुँच गए हैं। मज़ीद बताएंगी आयमा खान। हाँ जी बिल्कुल, शहर कायद में महंगाई का राज बरकरार है। अंडे की कीमतों में भी जो है वो उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। गर्मियों के मौसम में भी अंडे जो हैं वो 300 रुपये फ़ी दर्जन तक पहुंच गई हैं अंडे की कीमतें। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। बताइएगा भाई, क्या वजह है अंडे की कीमतें गर्मियों में भी इतनी जो है वो हाई हैं? महंगाई की वजह से भी हो रहा है। दूसरा ये है कि फार्म वाले अपनी मर्ज़ी से रेट खोलते हैं, उनके हाथ में रेट है। आम आवाम उनके आगे बेबस है, मतलब कुछ भी नहीं कर सकती है। फार्म वाले अपनी मर्ज़ी से रेट खोलते हैं, अपनी मनमानी से रेट खोलते हैं। माल स्टॉक होने के बावजूद भी वो यही रेट मतलब चलाते हैं। अच्छा भाई, ये बताइएगा, अंडे की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है, इतने महंगे हो गए अंडे, तो आपकी सेल में क्या फ़र्क पड़ता है इसके? मतलब महंगा होने की वजह से ज़ाहिर बात है कि फ़र्क तो पड़ता है। तो मतलब गिरते तो नहीं हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। अपनी मर्ज़ी से रेट खोलते हैं, वो गिराने के मतलब में कोई राज़ी नहीं होते।
कि रेट कम ना हो, रेट ऊपर ही हो। मतलब जितना रेट ऊपर होगा उनको उतनी ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होगी, इस वजह से ये सब। जी बिल्कुल, मेरे साथ जो है वो दुकानदार मौजूद थे और आपने सुना इनका ये कहना था कि अंडे की जो कीमतें हैं वो फार्म वाले अपनी मर्ज़ी से मुकर्रर करते हैं, कोई रेट लिस्ट मुकर्रर नहीं की जाती है, जिसके बायस जो है वो अंडे की कीमतों में जो है वो उतार चढ़ाव का सिलसिला जो है वो जारी। बहुत शुक्रिया आयमा, आपने हमें अपडेट किया। अंडे महंगे हुए हैं लेकिन चीनी कुछ सस्ती हो गई है। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है। चीनी मजीद 2 रुपये सस्ती हो गई है। दुकानदारों ने कीमत में मजीद कमी का भी इंदिया दिया है। मजीद बताएंगे काविश मेमन। बिल्कुल, देखिए कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा था लेकिन अब कीमतों को ब्रेक लग गया और हम ये देख रहे हैं कि होलसेल के अजनास मार्केट में 156 रुपये के हिसाब से इस वक्त चीनी की फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। 2 रुपये की कमी हुई है आज के दिन और मज़ीद भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि चीनी की कीमतों में कमी का इम्कान है। दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताइएगा क्या वजह है कीमतों में कमी हो रही है? क्या वजह है? ये इतना सारा क्रैकडाउन किया है, मज़ीद और क्रैकडाउन करेंगे और कम आएगा। जैसे कि 20-22 रुपये फ़र्क हुआ 4-5 दिन के अंदर। तकरीबन ये ऐसे ही चल रहा था, जा रही है। वो अगवानी इधर आ रहे हैं और चीनी उधर जा रही है हमारी। ऐसा नहीं चलता था, अब ऐसा चल रहा है ना। क्रैकडाउन हुआ तो पता तो चला ना आवाम को कि हम महंगी कर रहे हैं या पीछे से ये स्मगलिंग वाले महंगी कर रहे हैं। और 156 रुपये किलो आज चीनी हो गई। बाकी मार्केट में, रिटेल मार्केट के अंदर देखो आज भी 190 रुपये बिक्री है। उनका कोई पुरसाने हाल ही नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं उनको ना। ये कोई कमिश्नर कुछ जाता है कोई बोलता है। 165 बंदा बेचता है तो समझ आता है कि 156 की चीनी 165 बेचे। 200 रुपये चीनी बेचना। ऐसे अभी चावल का भी क्रैकडाउन हुआ ना तो चावल भी ज़मीन पे आके गिरेगा। ये अभी एक चीज़ में क्रैकडाउन किया, दूसरी चीज़ में छोड़ा हुआ है। आप बिल्कुल देंगे, होलसेल के ताजर हैं, उनका ये कहना है कि जब से हुकूमत ने स्मगलर्स के खिलाफ बेड़ा उठाया है और तब जब से कार्रवाइयाँ शुरू की है तब से मार्केट में सस्टेनेबिलिटी देखने में आ रही है और चीनी की कीमत में मुसलसल कमी का सिलसिला। जी बहुत शुक्रिया काविश, आपने हमें अपडेट किया। और शहर में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पालक 10 रुपये इजाफे के बाद 100 रुपये फ़ी किलो पर फरोख्त की जा रही है। आलू की कीमत भी 10 रुपये बढ़ने के बाद 90 रुपये किलो हो गई है। मजीद बताएंगे मोहम्मद हम्माद। जी हम्माद। शहर कायद में हफ्ते के दूसरे रोज़ सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। आज जो है आलू की कीमत में 10 रुपये का इजाफा हुआ, जिसके बाद आलू जो है 90 रुपये फ़ी किलो पर जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं पालक की तो पालक में भी जो है 10 रुपये का इजाफा किया है, जिसके बाद जो है पालक 100 रुपये फ़ी किलो पर जो है वो बेची जा रही है। टमाटर 140 रुपये फ़ी किलो पर ही मुस्तहकम है। प्याज जो है वो 90 रुपये फ़ी किलो पर जो है मुस्तहकम है। साथ ही साथ जो है वो भिंडी 160 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है और जो है हरी मिर्चें जो है 200 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त की जा रही है। लीमू जो है वो 320 रुपये फ़ी किलो पर ही दस्तयाब है। अदरक की कीमत जो है वो आसमान से बातें कर रही है। अदरक की कीमत में जो है कमी होने का नाम नहीं ले रही है। अदरक जो है 880 रुपये फ़ी किलो पर दस्तयाब है, जबकि लहसुन जो है 480 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। जबकि दीगर सब्जियों की कीमतों में भी जो है उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सब्जियों की कीमत में जो है कमी की जाए, क्योंकि जो है गोश्त जो है वो महंगा से महंगा होता जा रहा है, लेकिन सब्जियों की कीमतों में भी जो है वो जो है दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। सब्जियों की कीमतें कम की जाए ताकि गरीब आवाम जो है सब्ज़ी जो है वो सुकून से खा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका हम्माद, आपने हमें अपडेट किया। बड़े अवामी पार्कों में अवामी दाखिला फ़ीस वसूली केस में सिंध हाई कोर्ट के एमसी हुक्काम पर बरहम हो गई। अदालत ने 4 अक्टूबर तक वजाहत तलब की है। मुतमईन ना करने पर मेयर कराची को ज़ाती हैसियत में तलब करने की तंबीह भी करती। बात करेंगे बिलाल अहमद से। बिलाल बताइएगा। जी, बड़े पार्कों में दाखिला फ़ीस वसूल करने का मामला है। तारिक मंसूर एडवोकेट की जानिब से जो बड़े पार्क हैं उनमें जो अवामी दाखिला फ़ी मुकर्रर है और ली जा रही है शहरियों से, इसके ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट में आइनी दरख्वास्त दायर की गई थी। आज उसकी समाअत हुई है। मेरे साथ मौजूद हैं तारिक मंसूर एडवोकेट, उनसे पूछते हैं कि आज समाअत के दौरान क्या हुआ और केस क्या है। जी, ये आज जो है सिंध हाई कोर्ट में जो हमारा स्टे ऑर्डर कंटिन्यू हुए हैं। केएमसी ने जो है कराची के जो है 6 से ज़ायद अहम पार्क, जिसमें हिल पार्क है, झील पार्क है, बीच व्यू पार्क है, पोलो ग्राउंड और दूसरे अहम पार्क हैं, उसके टेंडर्स किए थे। लास्ट हियरिंग पे 11/8/2023 को उस पर जो है हमारी पिटीशन के बाद, क्योंकि हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया था कि ये पार्कों और प्ले ग्राउंड्स पर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी करार दे चुकी है कि ये अवामी मफाद का मामला है और राइट टू मूवमेंट आर्टिकल 15 के तहत और आर्टिकल 9 के तहत इस पर कदम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये शहरियों का बुनियादी हक़ है। उस पर हमने जब ऑनरेबल हाई कोर्ट से तवज्जो दिलाई तो जो मेयर कराची ने और ये जो है अपना नोटिफिकेशन जो विड्रॉ किया और टेंडर्स जो है कैंसिल कर दिया। लेकिन इन द मीन टाइम जब हमने मौके पे देखा जाके, अब हमने जैसे कल हिल पार्क का विज़िट किया या हमने दूसरे पार्क का विज़िट किया, जैसे अस्करी पार्क हो गया
या अजीज़ भट्टी पार्क या दूसरे पार्क हैं, हिल पार्क में स्पेशली कल के हमारे विज़िट के दौरान ये मालूम चला कि उन्होंने उसकी नौइयत बदल दी। एक तो उन्होंने एंट्री फ़ीस की बुनियाद की बजाय उन्होंने अब एंट्री के साथ ही वहाँ बंदे खड़े किए हुए हैं केएमसी ने, और जो केएमसी की पर्ची देते हैं आज हमने कोर्ट में भी पेश की, और वो ये कहते हैं कि जी पार्किंग चार्जेस दिए जाएँ। हालांकि गेट की एंट्री फ़ी को उन्होंने नाम बदल के पार्किंग चार्जेस की रसीद बना दी है, और वो 30 रुपये गाड़ी से और 20 रुपये मोटरसाइकिल से फ़ी बंदा वसूल करते हैं। कल आज हमने कोर्ट के सामने वो भी पेश किया कि हमने कहा ये अब उन्होंने नौइयत बदल दी और कोर्ट की बात नज़र में अहकाम की खुली खिलाफवर्जी की जा रही है, नया जाल में पुराना शिकारी ला रहे हैं। लिहाजा इस पर कोर्ट ने फौरी तौर पे जो है इस पर उनसे रिपोर्ट तलब करते हुए मेयर कराची को भी हिदायत की है कि वो नेक्स्ट हियरिंग पे अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं, और केस की जो समाअत है 4 अक्टूबर तक मुलतवी करी। जी, दौरान समाअत अदालत ने केएमसी वकील पर भरमी का इजहार किया और ये कहा कि आइंदा समाअत पर वजाहत पेश करें इस मामले पर, वरना जो मेयर कराची हैं उन्हें ज़ाती हैसियत में तलब किया जाएगा। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने हमें अपडेट किया। और सिंध हुकूमत ने सुबह भर के 176 मुख्तियारकारों के तकर्रुर तबादले कर दिए। महकमे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बात करेंगे इस हवाले से आज़ाद नहुरियों से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी के बाद 176 मुख्तारकारों के तकर्रुर तबादले कर दिए, जिसका महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक फहद खलील ब्लॉक को जो है मुख्तारकार सब डिवीजन, गुलशन इकबाल इमदाद हुसैन जलबानी को मुख्तारकार सब डिवीजन जमशेद क्वार्टर, इमरान अली अब्बासी को मुख्तारकार सब डिवीजन फिरोजाबाद, सोहेल अहमद समूह को मुख्तारकार सब डिवीजन गुलजार हिजरी कराची तैनात किया गया है, जबकि शाहिद हुसैन दायो को मुख्तारकार सब डिवीजन सिविल लाइन कराची, सेफला को मुख्तारकार सब डिवीजन सदर टाउन कराची, मीर नवाज तालपुर को मुख्तारकार सब डिवीजन आरामबाग, मुशरफ शाहीन को मुख्तारकार सब डिवीजन गार्डन कराची, करार हुसैन शाह को मुख्तारकार सब डिवीजन लियारी, अली शेर समेजो को मुख्तारकार सब डिवीजन न्यू कराची तैनात कर दिया गया। राशिद हुसैन राजपर को मुख्तारकार सब डिवीजन गुलबर्ग, वकार हुसैन जरवार को मुख्तारकार सब डिवीजन लियाकताबाद, इंसाफ अली पठान को मुख्तारकार सब डिवीजन नाजमाबाद, गोहर एजम चांडियो को मुख्तारकार सब डिवीजन नाजमाबाद, इस तरह सोहराब अली शेख को मुख्तारकार गोठाबाद बलीर, मोहम्मद बाबर बुलू को जो है मुख्तारकार सब डिवीजन केमाड़ी, अब्दुल करीम तिनियो को मुख्तारकार सब डिवीजन बल्दिया टाउन कराची तैनात कर दिया गया। इसके अलावा इस समेत जो है 174 मुख्तारकार हैं जिनको सूबे भर में जो मुख्तलिफ ओहदों पर जो है तकर्रुर तबादले करके इनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। कारोबारी हवाले से खबर शामिल करें। बिजली की बढ़ती कीमतों से सनतकार शदीद परेशान हैं। एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी कहते हैं कि पिछले साल के मुकाबले बिजली के बिल दुगने हो चुके हैं। रीजनल ममालिक से कैसे मुकाबला होगा? बिजली की कीमत कम करनी है तो कुदरती गैस से बिजली की पैदावार पर इन्हिसार बढ़ाना होगा। मजीद बताएंगे अशरफ खान। अगर देखा जाए बिजली की कीमत आसमान पे पहुंच गई हैं। कुछ अहम तजावीज़ हैं जो एक्सपोर्टर्स भी कह रहे हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। ये क्या तजावीज़ हैं जानते हैं एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी से। क्या कहते हैं? डॉलर नहीं रुक रहा है, बिजली कैसे सस्ती हो सकती है? देखिए, बिजली सस्ता होने के हमारे पास दो सबसे जो मेजर तरीके हैं वो ये हैं कि एक तो जो हमने गैस की कैप्टिव पावर जो यहाँ पे 800 पर्सनल उनके ऊपर दी हुई है, कंपनीज़ को दी हुई है, वो हम के इलेक्ट्रिक को दें ताकि वो RLNG यूज़ करने के बजाय वो नेचुरल गैस यूज़ करके एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं। दूसरा ये है जो IPPs हैं जिनको हम फिक्स कैप्टिव पावर की चार्जेस दे रहे हैं, उनके मुआहदे ख़त्म किए जाएँ। उनको ये 20-20 साल पुराने मुआहदे हैं, वो जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, उनके प्लांट्स आउटडेटेड हैं, हम अभी तक उनको दे रहे हैं। उससे हमारे ऊपर 1819 रुपये की कॉस्ट पर यूनिट पड़ रही है विदाउट एनी यूटिलाइजेशन। तो ये कोई सेंस नहीं बनता कि आप एक कंपनी को जो है वो फ़ायदा देने के लिए पूरी आवाम को 19 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो ये जो जुल्म है ये ख़त्म होना चाहिए। और मैं आपको ये बताऊं कि शायद हम दुनिया के वाहिद उन मुल्कों में से हैं कि जो मैंने 2022 के अंदर, अगस्त 2022 के अंदर जो बिजली यूज़ की थी उसका सरचार्ज मुझे अगस्त 2023 में लग कर आ रहा है। तो एक साल पहले जो मैंने बिजली यूज़ की थी उसका प्रोडक्शन करके बेच के रिकवरी हो गई, बुक्स क्लोज हो गई, मैं आज उस कॉस्ट को किधर उसको एडजस्ट करूँगा? तो ये तो अनप्रेसिडेंटेड और दुनिया में कहीं नहीं होता कि एक साल पुराना बिजली का बिल मुझे आज आज मेरे पास एडजस्टमेंट हो रही है। तो ये किस सोच के तहत, किस उसके तहत ये हमारे ऊपर ये चीज़ें डाल रहे हैं कि कितना आवाम इसको बर्दाश्त कर पाएगी। हमारी मेजॉरिटी आवाम जो है वो इस वक्त बिल्कुल हैंड टू माउथ चल रही होती है। हमारे यहाँ पॉवर्टी लेवल देखें तो आप इतना बिजली का बिल कैसे वो सस्टेन कर सकते हैं?
जी, जैसा कि आपने सुना, अहम तजावीज़ भी दी हैं जिसमें कहा है कि बिजली सस्ती करने के जो फार्मूले हैं उस पर अगर अमल दरामद किया जाए तो बिजली की कीमत में नुमाया कमी हो सकती है। कैपेसिटी चार्जेस की मद में जो प्लांट नहीं चल रहे उनके मुआहदे को ख़त्म किया जाए। इसके साथ अगर देखा जाए जो कैपेसिटी चार्जेस के साथ साथ जो प्लांट हैं जिनको RLNG गैस दी जा रही है उसको भी नहीं दी जाए ताकि यहाँ नेचुरल गैस दे के उनको सस्ती बिजली हासिल की जा सके। बहुत शुक्रिया अशरफ, आपने हमें अपडेट किया। नस्ला टावर को गैर कानूनी इजाफी ज़मीन देने का केस, साबिक DG SPCA मुलजिम मंजूर कादिर काका और खैर मोहम्मद पर तरमीमी फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई। बात करेंगे बिलाल अहमद से। बिलाल, बताइएगा कार्रवाई के हवाले से। जी, नस्ला टावर को गैर कानूनी इजाफी जमीन देने का ये मामला है। साबिक DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादिर काका और खैर मोहम्मद हैं जिन पर फर्द जुर्म आयद की जानी है। अब सूबाई एंटी करप्शन ने मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख 26 सितंबर मुकर्रर कर दी है। सिंध हाई कोर्ट ने जो दोनों मुल्ज़मान हैं उनकी जमानतें मंजूर की हैं, जबकि सूबाई एंटी करप्शन ने दोनों मुल्ज़मान की जमानतें मुस्तरद की थी और मुल्ज़मान के खिलाफ जो मुकदमा सूबाई एंटी करप्शन में ज़ेर समाअत है वो सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर दर्ज किया गया। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने हमें अपडेट किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली तरतीब देने पर जोर दिया है। कामरान टेसोरी से एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिंद ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की, जिसमें शहर में अमन व अमान में बेहतरी के इक़दाम, स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि शहर में अमन व अमान के क़याम के लिए निगहबान कैमरों का अहम किरदार है। उम्मीद है पुलिस मौसर हिकमत अमली अपनाते हुए शहर से जराइम का खात्मा करेगी। इस मौका पर एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिंद ने कहा कि पुलिस अमन व अमान के क़याम के लिए शबो रोज़ मेहनत कर रही है। कामरान टेसोरी से एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिंद ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की, जिसमें शहर में अमन व अमान में बेहतरी के इक़दाम, स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि शहर में अमन व अमान के क़याम के लिए निगहबान कैमरों का अहम किरदार है। उम्मीद है पुलिस मौसर हिकमत अमली अपनाते हुए शहर से जराइम का खात्मा करेगी। इस मौका पर एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिंद ने कहा कि पुलिस अमन व अमान के क़याम के लिए शब रोज़ मेहनत कर रही है। गवर्नर के हवाले से ही एक और खबर। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई है। शहर कायद में अमन व अमान में बेहतरी के इक़दाम, नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई, अशिया ख़ुरनोश की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मे समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको बताते चलें कि ये मुलाकात हुई है गवर्नर सिंध की। बात करेंगे इस हवाले से हम अपने नुमाइंदे ताहा मलिक से। ताहा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से कमिश्नर कराची की मोहम्मद सलीम राजपूत की मुलाकात हुई है। गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई थी जिसमें शहर कायद में अमन व अमान में बेहतरी के इक़दाम, नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से बात की गई। साथ ही साथ अशिया खुर्द-ओ-नोश के ज़ख़ीरा अंदोज़ी खात्मे के समेत दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया है। इस हवाले से मज़ीद ये गुफ्तगू की गई है। गवर्नर साहब का ये कहना था कि शहरियों को नाजायज़ मुनाफाखोरी से निजात दिलाने के लिए जामा इक़दाम करने की ज़रूरत है। तमाम अज़ला में डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर बाज़ारों के अचानक दौरे करें और इधर जो सरकारी नोट हैं उसके अमल दरामद कराने पर जो है वो अपने जो है इक़दाम मज़ीद जो है वो तेज़ करें और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ आवाम की शिकायत पर फौरी कार्रवाई करने के हवाले से भी गवर्नर साहब ने जो है इस मुलाकात में कहा है। ठीक है ताहा, आपने हमें अपडेट किया। गवर्नर सिंध से कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत की मुलाकात हुई है। शहर कायद में अमन व अमान में बेहतरी के इक़दाम के हवाले से बातचीत हुई है। अशिया ख़ुरनोश की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मे समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर सिंध ने तमाम अज़ला में डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स बाज़ारों का दौरा करने की हिदायत की। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप कल से कराची गोल्फ क्लब में शुरू होगी। इवेंट में इस्लामाबाद के शबीर इकबाल अपने एजाज़ का दिफा करेंगे। मज़ीद बताएंगे जावेद इकबाल। जी सर, मैं कारसाज गोल्फ क्लब में मौजूद हूँ जहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कमांडर कराची रियर एडमिरल मोहम्मद सलीम साहब ने इवेंट की तफसीलात बताई। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप जो है 13 सितंबर से यहीं शुरू हो रही है, जो 4 रोज़ तक जारी रहेगी। 72 होल्स के इसमें मुकाबले होंगे। ज़बरदस्त किस्म की प्राइज़ मनी भी रखी गई है। 1 करोड़ 11 लाख रुपए इनामी रकम खिलाड़ियों में तकसीम की जाएगी। हमारे साथ असद यासीन साहब जो कमांडर हैं नेवी के और सेक्रेटरी भी हैं पाकिस्तान नेवी गोल्फ के, हम इनसे बात करेंगे। सर, किस तरह देख रहे हैं, कितना ज़बरदस्त एक इवेंट होने जा रहा है?
इंशाल्लाह आपने जैसे ओपनिंग सेरेमनी देखी, तो ये दिस वाज द 27th एडिशन ऑफ चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ओपन गोल्फ चैम्पियनशिप। तो इसकी हमेशा से हाईएस्ट प्राइज मनी होती है और हमारा एम ये है कि जो बडिंग गोल्फर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको सपोर्ट किया जाए ताकि इस स्पोर्ट को जिस तरह नेवी बाकी भी स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है, गोल्फ के स्पोर्ट्स को भी प्रमोट किया जाए। इंटरनेशनली अगर आप देखें तो गोल्फ जो है इट्स वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स इवेंट जो जिसमें लोग पूरी दुनिया इंटरेस्ट लेती है। तो गोल्फ कोर्स की क्या पोजीशन है? मौसम तो कराची का बहुत ही अच्छा हो रहा है, थोड़ा गोल्फ कोर्स के बारे में बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह कराची गोल्फ क्लब इज ऑनर्ड टू हैव ऑलवेज द फर्स्ट अमंग द बेस्ट कोर्सेज इन द कंट्री। जो लिविंग कंडीशंस है इसका एक पर्टिकुलर अपना चार्म है जो गोल्फ कोर्स का। ओनली जो स्पेशल जो गोल्फर्स हैं ओनली दे कैन एक्सपीरियंस एंड दे कैन फील कि इसकी क्या प्लेजर है स्पोर्ट्स पे खेलने की, और इतना वेल मेंटेन्ड, इतना वेल केप्ट, दिस इज एन एसेट जो पब्लिक के लिए खुला है। जो लोग गोल्फ को एंजॉय करना चाहते हैं दे आर ऑल इनवाइटेड, दे कैन कम, दे कैन वॉच एंड दे वांट टू प्ले, दे कैन प्ले ओवर हियर। थैंक यू सर। सुना आपने कमांडर असद यासीन साहब बताया था कि ज़बरदस्त इवेंट होने जा रहा है और जो गोल्फ के शौकीन हैं उनके एक ज़बरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे, खासकर पाकिस्तान के टॉप गोल्फर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और इस्लामाबाद के शब्बीर इकबाल एक बार फिर अपने एजाज़ का दिफा करेंगे। इस इवेंट में अब तक 12 बार वो टाइटल जीत। बहुत शुक्रिया जावेद, आपने हमें अपडेट किया। और बिकन हाउस स्कूल के 10 साला तालिबे इल्म ने सोलर प्रोजेक्ट तैयार कर लिया। तालिबे इल्म ने कहा है कि असातिज़ा ने सोलर के हवाले से पढ़ाया, इसलिए ये प्रोजेक्ट बनाने में दिलचस्पी पैदा हुई। मजीद बताएंगी सबा परवेज़। जी सबा। बिल्कुल, तालीमी दुनिया में जो है वो बच्चे भी किसी से कम नहीं। शहर कायद में जो है वो बच्चे जो है वो जदीद तालीम से जो है वो नवाजे जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ जो है वो बीकन हाउस का बच्चा मौजूद है जिसने जो है वो 10 साल की उम्र में जो है वो सोलर सिस्टम का प्रोजेक्ट तैयार किया था। मुझे बताइएगा कि आपने क्या प्रोजेक्ट तैयार किया? मेरा चैप्टर भी चल रहा था सोलर सिस्टम का और मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन भी थी सोलर सिस्टम की, और मैंने 3 में भी पढ़ा था सोलर सिस्टम का। क्या होता है सोलर सिस्टम? पर यूनिवर्स होता है और आर प्लैनेट इज अर्थ, हमारा प्लैनेट अर्थ है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि बच्चे ने जो है वो सोलर सिस्टम के हवाले से पढ़ा और उसे ख्याल आया कि चलें सोलर सिस्टम का जो है वो प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। तो उस हवाले से उन्होंने सोलर सिस्टम का प्रोजेक्ट बनाया जिसके बारे में इन्हें काफ़ी हद तक नॉलेज भी थी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इनका यही कहना है कि उन्होंने वो सोलर सिस्टम का प्रोजेक्ट तैयार किया। बहुत शुक्रिया सबा, आपने हमें अपडेट किया। जामिया कराची में शोबा सियासियात और ऑफिस ऑफ रिसर्च इन्वेंशन एंड कमर्शलाइजेशन के इश्तराक से सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया जिसमें शेखुल जामिया डॉक्टर खालिद महमूद इराकी की रूस के कराची में तैनात कौंसल जनरल आंद्रे से मुलाकात भी हुई है। तफसीलात जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया कराची में और जामिया कराची के चाइनीज़ मेमोरियल ऑडिटोरियम में आज शोबे सियासत के ज़ेर एहतमाम पाक रूस 75 साला ताल्लुकात की मुनासिबत से एक सेमिनार जो है वो मुनक़्क़िद किया गया है जिसमें जो सोशल साइंसेस की जो दीन है डॉक्टर शाइस्ता तबस्सुम की जानिब से तालिब इल्मों को आगाही भी फराहम की गई है कि किस तरीके से पाकिस्तान के और रूस के तारीख़ी ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान और रूस के दरमियान क्या तजारत होती है और क्या कौन कौन से वेपन्स जो हैं, कौन कौन से जो असला है, जो इस मिलिट्री सामान है जो हम रूस से ख़रीदते हैं, तो उसके हवाले से भी कुछ ब्रीफिंग जो है तालिब इल्मों को फराहम की गई है। इसके अलावा अगर मेरे कैमरामैन इब्राहिम अगर आपको कैमरे की आंख से मुलाजा करके दिखा सकें कि पाक रूस ताल्लुकात के हवाले से ये वो कुछ यादगारी तस्वीर हैं और कुछ यादगारी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि यहाँ पर रखे गए हैं जिसमें आप देख भी सकते हैं कि बहुत तारीखी तस्वीरें हैं जिसमें सदर आरिफ अलवी की भी अभी कुछ सालों पहले की कोई तस्वीर है रूसी सदर से मिलते हुए। इसके अलावा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में जो रूस के साथ क्या ताल्लुकात थे, ज़ियाउल हक साहब के टाइम पे रूस के साथ क्या ताल्लुकात थे, शाह महमूद कुरैशी जो हैं साबिक फॉरेन मिनिस्टर, उनकी भी यहाँ पे तस्वीर लगाई गई है कि रूस के साथ जो है किस तरीके से पाकिस्तान का हमेशा से एक रिलेशनशिप जो है वो कायम किया गया है, एक दोस्ताना ताल्लुक जो है वो हमेशा से ही बरकरार रहा है। कुछ तालिब इल्म इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे आपकी बात भी कराते हैं। मुझे ये बताइए, आज आपको आगाही भी फराहम की गई पाक रूस ताल्लुकात के हवाले से, क्या आप लोगों ने पॉइंट इससे कलेक्ट किए? जो मेजर पॉइंट हमने इससे कलेक्ट करा है वो ये कि रशिया एक सुपर पावर है, एक ब्लॉक है अलग अब दुनिया के अंदर,
और नॉर्मली जो कंट्रीज़ हैं उसको एज अ फोकस करते हैं इविल आई के तौर पे कि इविल है, जबकि अमेरिका को अपना दोस्त वगैरह तस्वर करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जितनी सुपर पावर्स होती हैं सबके अंदर कुछ गुड एड्स होते हैं, कुछ बैड एड्स होते हैं, कुछ उसकी अच्छी आदतें होती हैं, कुछ बुरी आदतें होती हैं। यह आपके अपने सपने समझने के ऊपर होता है या आपके अपने ताल्लुकात के ऊपर होता है, आपके क्या मफादात हैं उससे, क्या आपके नुकसानात हैं उसको। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप उसे किसी की इमेज ही पूरी दुनिया के अंदर एविल कर दें। यही बात अपना रशियन एम्बेसडर ने अभी इस वक्त वाज़ेह करी है कि रशिया को एक इविल आई के तौर पे नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे भी एक सुपर पावर के तौर हैसियत से देखना चाहिए, जो दूसरे कमज़ोर ममालिक के साथ कंट्रीब्यूट करके उनकी इकनॉमिक वेल्थ में, उनके एजुकेशनल में, उनके कल्चरल सेक्टर में या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी अपना ला सकते हैं, उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं और दुनिया को एक बेहतर लुक दे सकते हैं। तो दुनिया को बेहतर लुक दे सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि रूसी कौंसल जनरल जो हैं वो भी यकीनन सेमिनार में मौजूद थे, उन्होंने भी बहुत मालूमात फराहम किया। आप मुझे बताइए आपने क्या अब तक के सेमिनार में क्या सीखा? इस सेमिनार के अंदर जो आज के जो चीफ गेस्ट है, मैंने उनसे क्वेश्चन भी ये किया कि जो मेजर प्रॉब्लम्स क्या है पाकिस्तान और रशिया के दरमियान, मेजर प्रॉब्लम्स क्या है। सो उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। जनरल काउंसिल ने उन्होंने बताया कि जो मेजर प्रॉब्लम्स है रशिया और पाकिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात, वो सैंक्शंस हैं। जो यूएस ब्लॉक की तरफ से जो सैंक्शंस हैं वो सैंक्शंस ही हैं जिनकी वजह से जो है पुअर कंट्री जिसकी इकॉनमी कोलैप्स हुई हुई है वो बढ़ नहीं पा रही हैं और रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हो पा रहे हैं। बाकी पाकिस्तान ने कभी किसी इस तरह के मतलब जो इलीगल एंड सैंक्शंस उस पर कभी पार्टिसिपेट खुद नहीं किया है। ये बाकायदा जो यूएस ब्लॉक है और सुपर पावर्स जो हैं जो वर्ल्ड को लीड करते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उनकी तरफ से लगाई गई पाबंदी है जिनकी वजह से जो ताल्लुकात रशिया और पाकिस्तान के दरमियान नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं साथ साथ कि एरिया ऑफ कोऑपरेशन अब रशिया और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ता जा रहा है। हम एजुकेशन के सेक्टर में भी देखते हैं और रिसेंटली इन द फील्ड ऑफ एनर्जी भी देखते हैं कि पाकिस्तान इज रिसीविंग चीप ऑयल फ्राम रशिया। सो वो कहते हैं कि होप फॉर द बेस्ट, आगे जाके डिप्लोमेटिक थ्रो से जो है वो पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात आगे जाके बेहतर होंगे, मज़ीद बेहतर होंगे। और यकीनन जैसे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात जो है बड़े मजबूत हैं, तो इसी तरीके से रशिया के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी मजबूत हैं भी और होते भी जा रहे हैं। यकीनन आगे आने वाले वक्त में कुछ मज़ीद जो है कोलैबोरेशन दोनों ममालिक के दरमियान होंगी। ताहम बड़े खुशाइन सी बात है कि पाक रूस ताल्लुकात के हवाले से 75 साल दोस्ती के हवाले से आज जामे कराची में एक सेमिनार मुनक़िद किया गया जिसमें बहुत सी मालूमात जो है तालिब इल्मों को फराहम की।